जैसा हम तेजाब साहब सुनते हैं कि 50 के दशक से जब वहाँ पर ईरान की अमेरिका की कठपुतली सरकार एक तरीके से आ गई थी, जो उनके कहे अनुसार ही सब कुछ करती थी। उसके बाद 1979 तक जब तक इस्लामिक क्रांति नहीं हुई, तब तक तो पश्चिम के साथ ईरान के रिश्ते तो बहुत अच्छे थे। हाँ, अगर पश्चिम को शोषण का रुपया मिलता है तो रिश्ते तो अच्छे होंगे ही, क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे जो अंग्रेज थे, जो हमारे शासक हुआ करते थे, तो भारत के राजाओं से उनके रिश्ते तो बहुत अच्छे थे। अंग्रेजों के जाने के बाद तो बहुत सारे राजा दुखी हो गए थे, तो अच्छे तो रिश्ते होंगे ही। अगर जनता का शोषण करके सारा का सारा अगर रुपया है वो पश्चिमी देशों में चला जाता है तो इसमें बुराई क्या थी, खासकर पश्चिम के नजरिए से देखें। पर वहां पे भी पश्चिम में दो तरह की चीजें थी। पश्चिम में ऐसे अमीर लोगों के खिलाफ क्रांतियां हुई, उनके खिलाफ बहुत सारे जो मार्क्सवादी विचार, अगर कार्ल मार्क्स को ही देखें तो वो तो जर्मनी का था, और इसी तरीके के बहुत सारे श्रमिक संघवादी थे या समाजवादी लोग थे, वो पूरे के पूरे यूरोप में फैले हुए थे। अब क्या किया कि ये जो जितने भी जो अमीर लोग थे, तो उन्होंने ये समझा, जिसको हम पूंजीपति लोग कह सकते हैं, तो उन्होंने ये समझा कि अगर इन यूरोप के गरीबों को अगर हमने पैसा नहीं दिया तो ये हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बाकी देशों से लूट कर एक जो लूट का हिस्सा होता है वो वहाँ के लोगों को दे दिया, जिससे उनका जीवन चलने लग गया और वहाँ पे थोड़ी अमीरी आ गई। तो अब सब कुछ ठीक था, अब वहाँ आंतरिक कलह भी खत्म हो गया था, बाकी दुनिया का शोषण करते थे और अपने ही देश में उसका फैलाव कर देते थे। पर यह पूरा का पूरा जो खेल था वो पूंजीवादी खेल था, और उसमें भी जो बड़े बड़े जो पूंजीपति घराने थे, इन्होंने पूरी ही दुनिया का शोषण किया है। और अभी तक जो व्यवस्था चल रही है वो वैसी ही चल रही है, क्योंकि जी बिल्कुल तेजाब साहब, इसमें मैं इजराइल को भी लाना चाहूंगा। 1979 से पहले जब शाह ऑफ ईरान सब कुछ चलाते थे, वहां की सत्ता पर कंट्रोल था, उनका नियंत्रण था, तब ईरान और इजराइल के रिश्ते कैसे थे? तब बिल्कुल बेहतर ही थे, लगभग मतलब जिस तरीके से ईरान चाह रहा था वैसा ठीक ही था। यहाँ तक कि फिलिस्तीन के अंदर से भी जो इस तरह जो हमास जिस तरीके से जो उसने उग्र रूप ले लिया है, और आगे उम्मीद है कि आगे आने वाले दशकों में वहाँ आंदोलन और ज़्यादा हिंसक और उग्र होगा। तो वो नहीं था, शुरुआत में तो फिलिस्तीनी लोग जहाँ जिनके घरों पे, जिनकी ज़मीन पे जिन यहूदियों ने कब्जा कर लिया था, वो भी उनके खिलाफ इतने हिंसक नहीं थे। अगर यासर अराफात साहब को उस समय आतंकवादी कहा जाता था, पर वो उस तरीके से हमास की तरह उन्होंने किलिंग्स या किडनैपिंग्स तो उन्होंने भी नहीं की थी। जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो भी उनसे मिला करते थे। इंदिरा जी और यासर अराफात की भी बहुत सारी जो प्रसिद्ध तस्वीरें हैं वो हम देखते हैं आपस में। तो ये तमाम चीज़ें हैं, पर हिंसक तब होने लगा जब धीरे धीरे वहाँ पे ये जितने भी जो सेटलर्स हैं, यहूदी सेटलर्स, उन्होंने उनको, फिलिस्तीनियों को अपनी ही ज़मीन से बेघर करना शुरू किया। अगर आप ही देखिए, आपके घर में अगर कोई आ जाता है, जब तक घर में जगह है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर एक ही कमरे में जब पूरे ही परिवार को धकेला जाएगा तो फिर वो जो एक परिवार वाले वो है वो कहेंगे कि हम तो पहले से ही यहाँ थे, तो हमें एक ही कमरे में। तो जब जब उन्हें असुविधा होने लगी तब वहाँ पे विरोध की आवाज़ होने लगी। तो फिलिस्तीन का भी हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। बिल्कुल तेजाब साहब, अब हम 50 और 60 के दशक से आगे बढ़कर 70 के दशक में आते हैं। दिसंबर का महीना होता है 1978, तभी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। उस वक्त जो धार्मिक नेता थे रूहानी खुमैनी, वो तो ईरान में थे नहीं, वो तो दूसरे देश में थे, लेकिन लोग सड़क पर उतर आए थे और शाह को हटाने की मांग कर रहे थे। उस आंदोलन के बारे में जरा बताइए, उसकी शुरुआत कैसे हुई और बाद में कैसे वो एक क्रांति के रूप में तब्दील हो गया? देखिए, ईरान के बारे में एक खास बात है। आप देखेंगे कि जो ईरान की आबादी है वो शिया आबादी है। जो शिया लोग हैं वो एक तरीके से तर्कों के मामले में या इस्लामिक जो शिक्षाएं हैं उसके मामले में इतने कट्टर नहीं होते हैं। और वैसे ही हम हेमेटिक और सेमेटिक रिलीजन्स की बात करते हैं, तो जितने भी हेमेटिक रिलीजन्स होते हैं वहाँ पे बातचीत की और वाद विवाद का या तर्क वितर्क का स्कोप ज़्यादा रहता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ईरान दरअसल ज्ञान विज्ञान का केंद्र आज से नहीं, पुराने ज़माने से रहा है। और ऐसे हालत में ठीक वैसा ही है जैसा कि हम यूरोप के बारे में कहते हैं कि फ्रांस में वहाँ से सारे आंदोलन की शुरुआत होती है। प्रजातंत्र से लेकर विश्व बंधुत्व या जितने भी जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी शुरुआत भी लगभग फ्रांस से हुई। उत्तर आधुनिकता का जो विचार है वह तक फ्रांस के लोगों का आया।
वहाँ पे स्टूडेंट मूवमेंट हुआ 1968 का। तो जैसे यूरोप में फ्रांस की जो स्थिति है वह की वह स्थिति पश्चिम एशिया में ईरान की है। तो नए ज्ञान विज्ञान का विस्तार जो है वहाँ होता है, और जो ईरानी समाज हैं वो बाकी पश्चिम एशिया के बाकी मुल्कों से काफ़ी आगे हैं। और तब जाहिर है कि सबसे पहले आंदोलन भी वहीं होना था, और ऐसे सामंतवादी जो पूरा का पूरा जो ढांचा था उसके खिलाफ भी सबसे पहले वहीं स्वर आए, और इसीलिए सबसे पहले आंदोलन भी वहीं हुए। अभी जो अयतुल्ला खुमैनी साहब है उनके खिलाफ भी अगर आंदोलन कहीं हो रहा है तो वो ईरान में ही हो रहा है। पर इसको यह भूल ना करें कि ये जो ईरानी लोग हैं वो अमेरिका के समर्थन में आ रहे हैं। ये ईरानी लोग हैं वो इस्लामिक स्टाइल का जो सेमो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो अर्ध प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है उसके खिलाफ जाकर वो और ज़्यादा बेहतर व्यवस्था के लिए मांग कर रहे हैं। तो इस विद्रोह को हमें ऐसे ही देखना चाहिए। वैभव साहब, 80 के दशक में उस वक्त जो सर्वोच्च नेता आए थे, एक सर्वोच्च सत्ता स्थापित हुई थी, उन्होंने अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश नहीं की? देखिए ये कुछ चीज़ें होती गई, मतलब स्वतः ही होती गई, क्योंकि आप जब किसी खास ढांचे पे या खास तरीके के विचारों को वहन करके चलते हैं तो आपके अपने दुश्मन भी बनते चले जाते हैं और दोस्त भी बने जाते हैं। मतलब आपके समान विचारों वाले लोग आपके आसपास आने लगते हैं और आपके विपरीत सोचने वाले आपके दुश्मन बनते जाते हैं। तो ये एक साधारण सी प्रक्रिया है। अब क्या हो रहा है कि नहीं तो देखिए कि ईरान की न तो इजराइल से सीमाएं मिलती है, ना अमेरिका से सीमाएं मिलती है। दोनों आपस में तमाम देश हैं पश्चिम एशिया में जिनको अमेरिका से कोई इतना शिकायत नहीं है। फिर अचानक से ऐसा क्या कारण होता है कि ईरान से अमेरिका को शिकायत होने लगती है, या अमेरिका से ईरान को शिकायत होने लगती है? इजराइल और जो ईरान है वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। वेस्ट एशिया में और भी तो मुल्क हैं, उनकी दुश्मनियां ईरान जितनी तेज क्यों नहीं हुई? तो इसका एक कारण है। इसका कारण ये कि जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि यह जो ढांचा था जो ईरान में बना और जो बाकी देशों के मुकाबले में अपेक्षाकृत प्रगतिशील किस्म की व्यवस्था थी, जो कि जनता के समर्थन या उनके मर्जी पे बहुत कुछ, या उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल था। और वहाँ की जनता जो मुस्लिम जो शिया आबादी थी वो एक तरीके की इस्लामिक नीतियों पे, जैसा कि इस देश का निर्माण हुआ, जैसा कि हमने चर्चा की कि इस्लामिक तरीके का वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ, तो उस तरीके की चीज़ें जो करने लगे, जो नैतिकता या जो मध्यकालीन नैतिकता पे आधारित जो व्यवस्था की जो उन्होंने शुरुआत की, जिसमें बहुत सारी नैतिकता थी, व्यक्तिगत नैतिकताएं भी थी, स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, पुरुषों को कैसे रहना चाहिए, समाज में क्या होना चाहिए, नैतिकता कैसी, तो मध्यकाल ढांचे की थी। तो जहाँ जो पश्चिम है वो पूरी तरीके से मॉडर्नाइज हो चुका है, आधुनिक हो चुका है, और ये मध्यकाल नीतियों पे चलने वाले, तो दोनों में क्लैश होना जाहिर था। फिर ईरान को पूरे के पूरे जो इस्लामिक दुनिया है उसका नेतृत्व करने का था, कि वो चाहता था कि पूरी जो इस्लामिक वर्ल्ड पे वह राज करे, और सऊदी अरेबिया इन दोनों के बीच में संघर्ष था नेतृत्व को लेकर। धीरे धीरे ईरान ने अपनी उन सब चीज़ों को विस्तार करने के लिए अपने प्रॉक्सीज तैयार किए, और आज भी हम ईरान के प्रॉक्सीज को लेकर उसी पर अब हम आने वाले हैं तेजावत साहब। 80 में ही इराक और ईरान जंग में आ गए थे। उसके बाद फिर 80 से 90 के दशक के बीच में बहुत कुछ हुआ है। इन 10 सालों में 8 साल तो दोनों देशों का युद्ध हुआ। उस दौरान 1982 के आसपास हिजबुल्लाह की स्थापना हुई लेबनान में। इसके अलावा फिर 1987 में हमास की भी स्थापना हुई, और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इनको ईरान का पीछे से समर्थन रहा है। तो इस दशक को आप कैसे देखते हैं 80 और 90 के बीच में? ये पूरा का पूरा जो दशक है वो एक तरीके से जो ये विचारधारा है वो पूरा खलबली का दौर था, क्योंकि हमें पता है कि जो साम्यवाद था वो उसका पतन हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो हमें लग रहा था कि अब दुनिया में एक अलग तरीके की, और हम उस पुस्तक का भी पता है जहां हमने ये सोचा था कि अब जो सिविलाइजेशंस हैं उनके बीच में क्लैशेस होंगे, संस्कृतियों की लड़ाई है, अब ये विचारधारा की लड़ाई नहीं रही। तो ऐसा होने लगा, पर ऐसे में इन सब चीज़ों का तेज़ी से विस्तार होता है, दुनिया भी बदलने लगती है। पर यह सब देखिए जिनका आपने जिक्र किया, हिजबुल्लाह को वहाँ की जनता का समर्थन है, हमास को भी जनता का समर्थन है। तो ये जितनी भी जो इस्लामिक स्टाइल की जो विचारधाराएं आ रही है
वो एक खास तरीके की एक बेहतर व्यवस्था की तलाश में जो जनता की आकांक्षा है वह है। पर यह व्यवस्था आखिर में बेहतर हो या ना हो, इसको लेकर संशय हो सकता है। पर हाँ, यह है कि जो दुनिया है और खासकर जिस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे भी असंतोष था और वो लोग ज़्यादा बेहतर समाज चाह रहे थे। एक बात और है कि जैसे जैसे समाज में पैसे ज़्यादा आने लगते हैं तो वह अपनी बेहतरी के लिए कोशिश करता है। जब तक आपको खाने को नहीं मिलेगा आप खाने के लिए कोशिश करेंगे, जब खाने को मिल जाएगा, आपको पढ़ने को मिल जाएगा, तो फिर आपकी जो अगला संघर्ष होता है वह आज़ादी को लेकर होता है। तो ये एक डेवलपमेंट का, ये विकास का या व्यवस्था में परिवर्तन का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और ईरान या ईरान के जो जितने भी जो प्रॉक्सीज हैं जिनको कि वहाँ का लोकल जन समर्थन भी प्राप्त है, तो हम उनके डेवलपमेंट को इसी तरीके से देखना चाहिए। और ईरान को, जैसे मैंने कहा कि वह अपनी विचारधारा और अपने चीज़ों को कम से कम इस पूरे ही पश्चिम एशियाई की दुनिया में वह फैलाना चाह रहा था, तो ईरान को उनको सपोर्ट करना बिल्कुल स्वाभाविक था। तो वो उसी को एक पायदान किए आगे वो हैं। तो एक तरीके से ये जो संस्कृतियों की लड़ाई है, मूल्यों की लड़ाई है, यही बड़ा रूप ले लेता है और उसमें जो निजी स्वार्थ है वो काम करने लगता है। बिल्कुल तजावत साहब, अब 2000 के दशक में आते हैं जब ईरान के अंदर परमाणु की चाहत विकसित हुई। उसे लगा कि हमें परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होना चाहिए। ये चाहत क्यों विकसित हुई उसके अंदर, आपको क्या लगता है? सीधा सा कारण है असुरक्षा। बंदूक वही रखता है या रिवॉल्वर या चाकू वही रखता है जिसको इस चीज़ का डर हो कि कोई मेरी जान ले सकता है। और परमाणु बम भी वही देश रखते हैं जिनको असुरक्षा होती है। तो अमेरिका से उनको खतरा लगने लगा, क्योंकि 90 के दशक में जब इराक को लूटा गया, सबसे पहले तो इराक पे बम्बार्डमेंट हुआ, पूरा ही तहस नहस कर दिया गया। फिर वहाँ की तेल कंपनियों पे कब्जा किया गया और इराक को बुरी तरह से सदियों, मतलब दशकों पीछे ढकेल कर इराक को उसको लूटा जा रहा है, आज भी लूटा जा रहा है। तो ईरान को पता था कि अगला जो नंबर है वो उसी का है। और वैसे स्वर भी शुरू हो गए थे, खासकर अगर ये रिपब्लिकन्स अगर कंटिन्यू रहते और डेमोक्रेट्स नहीं आते तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब के बाद में अगला जो निशाना होता वह तो ईरान ही होता। पर अभी दुनिया इतनी एक ध्रुवीय नहीं हुई थी, रूस का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं था और नई दुनिया किस तरीके की है यह अमेरिका को स्पष्ट नहीं था। पर आज जब ताकतों में बहुत ज़्यादा फर्क है, जब रूस को एक यूक्रेन से लड़ाई में उलझा दिया गया है, चीन जो है उसको अपने जो सोने के सिक्के हैं वो दिख रहे हैं क्योंकि वो अमेरिका से मिल सकते हैं, उसका सारा का सारा जो सामान है वो अमेरिका में खपत लेता है। तो दोनों के हित अंतर्निर्भर हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान को पता था कि उसकी रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो परमाणु बम ही है। और ऐसे में निश्चित तौर पे परमाणु बम की जो चाहत है वो विकसित हुई। बाकी आप तमाम उन देशों में देख लीजिए जहाँ बाहर का खतरा नहीं है, उनके पास परमाणु बम भी नहीं है। भारत में भी परमाणु बम इसलिए आया क्योंकि चीन का खतरा था। तो चीन के टेस्टिंग के बाद में भारत के लिए ये बेहद ज़रूरी हो गया था। पाकिस्तान के पास इसलिए आया क्योंकि पाकिस्तान को भी असुरक्षा है। तो जिन जिन देशों में भयानक असुरक्षा है वहाँ पे परमाणु है। रूस और अमेरिका के भी देखें तो उनमें भी परमाणु असुरक्षा थी, इसलिए दोनों ही देशों ने परमाणु बम बनाए। और यह बाकी देश, चाहे वो इजराइल हो या तमाम देश हो, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स को चलाने में काफ़ी संसाधन व्यय होते हैं और निश्चित रूप से परमाणु बम वही चाहेगा। अगर हम महंगी रिवॉल्वर खरीदेंगे तो पैसा तो लाना पड़ेगा, पर अगर जान का खतरा है तो वह भी चाहिए। तो यही हालत है। बिल्कुल। अब हाल के कुछ सालों में आते हैं। 2023 के अक्टूबर महीने में इजराइल पर हमला किया जाता है हमास के द्वारा। उसके बाद 2025 में 12 दिनों की जंग होती है एक, जिसमें ईरान शामिल होता है। उसके बाद फिर अब जाकर ईरान में एक बड़ा आंदोलन होता है जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। सही आंकड़े क्या हैं वो तो सामने आ ही नहीं पाए हैं। हाल के 2-3 साल आप कैसे देख रहे हैं जो हुआ है, और इन 2-3 सालों को देखने के बाद क्या आप अभी लग रहा है आपको कि जंग होने जा रही है, एक फुल स्केल वॉर? अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें जो राय मुझसे मांगी जाती है उसमें आमतौर पे मेरा ऐसा मानना है कि इस जंग को मुलतवी किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि नेचर है। क्योंकि अमेरिका का जो खासकर जो उसके प्रकृति में ये निहित है कि उसको फैलना है, उसको अपने आप को बढ़ाना है, क्योंकि वह साम्राज्यवाद की मूल हकीकत है।
तो ऐसे में यह जंग तो होके रहेगी, कब होती है यह एक अलग बात है। और अभी अमेरिका के लिए सबसे बेहतर समय अमेरिका के हिसाब से इसलिए है, कारण ये है कि दुनिया के जितने भी जो तमाम ताकतवर देश है वो इतने ताकतवर नहीं है कि अमेरिका की बराबरी करें। यहाँ तक कि दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर जिसे हम चीन को माने सामरिक और आर्थिक तौर पे, तब भी अमेरिका और उसकी ताकत में अभी आधे से भी ज़्यादा का फर्क है। मतलब चीन की ताकत अमेरिका की आधी भी नहीं है, और रूस के बारे में भी ठीक ऐसा ही है। तो बात यह है कि अगर अमेरिका और चीन दोनों भी मिल जाए तो वह अमेरिकन नौसेना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, यह सच है। तो ऐसे में दुनिया का अगर सबसे कोई भयानक कोई ताकतवर देश है तो वह अमेरिका है, और ऐसे में अमेरिका जरूर चाहेगा कि वह पूरी दुनिया पे कब्जा करें और पूरी दुनिया के संसाधन हैं उनको लूट के वह अमेरिका में उसका उपयोग करें। तो अमेरिका तो बिल्कुल चाहेगा, और दोनों की जंग जायज़ है क्योंकि दोनों की जो विचारधारा है उसमें ही वो तत्व निहित हैं। उसको कितने दिन तक मुलतवी किया जाए ये अलग बात है, क्योंकि आप देखिए कि जितने भी जो इस्लामिक विचारधारा के पहले जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी अमेरिका पे हमला किया है, और तमाम चाहे वो ग्लासगो से लेके अमेरिका के जो तमाम वाशिंगटन से लेके तमाम जहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो जो हमले हैं न्यूयॉर्क से लेके तमाम जो अमेरिका के अंदर जिन्होंने जो किया है वो इस्लामिक जिहादियों ने किया है, और ये जो लड़ाई है वो चलती रहेगी, और अमेरिका का जो पूरा जो चरित्र है वह भी इन पे कब्जा। आप देखेंगे कि अमेरिका हर जगह जितने भी जो मुस्लिम देश है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो चाहे वो इराक हो, उन पे अपना पंजा और अपना शिकंजा कसेगा। तो ये लड़ाई ऐसी ही चलती रहेगी। वैभव साहब, बिल्कुल। अक्टूबर 2023 में जो इजराइल पे हमला हुआ था उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, और एक देश के रूप में आप इजराइल का भविष्य कैसे देख पा रहे हैं अभी? देखिए इजराइल ने तो अपने आप को काफ़ी मजबूत किया है, पर इजराइल जब तक है वहाँ पे तब तक फिलिस्तीनियों और उनके बीच में लड़ाई होती रहेगी। भारत जो चाहता है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत का पक्षधर है कि जो जमीन है वो दोनों ही राष्ट्रों में, दोनों ही लोगों में अलग अलग बांट दी जाए। तो पहले तो फिलिस्तीन इसके लिए तैयार नहीं था, अब इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये पूरी ताकत का खेल है, क्योंकि पहले जो ताकत या जो विश्व के देशों का जो समर्थन था वह फिलिस्तीनी लोगों के साथ था, पर धीरे धीरे जो पूरा इजराइल है उसने सारे ही फिलिस्तीनियों को बेदखल करके पूरे ही इजराइल पे पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों को वहाँ से हटा दिया है। तो अब जो पूरी तरीके से जो हर साल एक नई बस्ती बन जाती है, तो ऐसे में तो अब इजराइल अब नहीं चाहता है कि ऐसा, और इजराइल का अब जो नया है कि वो जिस प्रॉमिस लैंड की बात करते हैं नील नदी से लेकर फरात नदी तक, वहाँ तक वो पूरा पुराना जो यहूदी शासन था वो वापस उसको स्थापित करना चाहते हैं, जो वहाँ के कट्टरपंथी लोग हैं। और अभी जो बेन्यामिन नेतन्याहू है वो उन्हीं कट्टरपंथी लोगों में से एक हैं, तो वो वैसा चाहते हैं। तो यह तो फिलिस्तीन और ये जो दोनों मसला है वो नहीं कभी हल होने वाला है जब तक कि ये लोग एक दूसरे की मदद करके अगर सहायता ना करें। अगर वहाँ के यहूदी अगर इन फिलिस्तीनियों को अमीर बना देते, अपने विकास और अपने विचार का अगर प्रवाह वहाँ तक होता, और वहाँ पे पूरे ही इस क्षेत्र में अगर विकास की बयार आ रही होती और फिलिस्तीनी अपने आप को समृद्ध महसूस कर रहे होते, तो वो तो उसे सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक नई दुनिया, एक नए लोग आए जिन्होंने हमारे यहाँ पर बहुत कुछ विकास किया। भारत में भी तो तमाम लोग आए, पर उन्होंने यहाँ पे भारत में कुछ न कुछ यहाँ पे एड ऑन किया, भारत के विकास में उन्होंने योगदान दिया। और आप देखेंगे कि जो बाहर के जो भारत में आए उन्होंने भारत में जो सिलाई कढ़ाई चूना इत्यादि तमाम चीज़ें आर्किटेक्चर से लेके योगदान दिया, और यही कारण था कि भारत मध्यकाल में दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर देश था। और यही कारण है कि भारत के लोगों में वह समस्या नहीं थी। पूरे मध्यकाल में देखेंगे तो कहाँ हिंदू मुसलमान का कोई एक भी दंगा नजर आता है, लोग साथ में कर रहे थे। हालांकि वह सामंती ढांचा ही था, अपने सामंती किस्म का ढांचा था, पर लोग साथ में रह रहे थे। फिर बाद में जो उपनिवेश के काल में दोनों को ये समझाया गया कि दोनों के हित अलग अलग है ना, हम आपको नौकरी दे देते हैं, हम इनको नहीं देंगे, हम इनको देंगे, हम आपको नहीं देंगे, हम आपको जागीर दे देंगे, इनको नहीं देंगे, आप दोनों अलग अलग हो। फिर शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ये समझाया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। पर अगर कोई भी देश अगर आपके लिए
या कोई भी व्यक्ति अगर आपका विकास करता है तो आपको उससे समस्या नहीं होती है। दिक्कत तब होती है जब वह आपके हक को खाना शुरू करता है। तो इसका समाधान वही है कि वही लोग आपस में समझें, किसी के हक को मारना बंद करें और आपस में सहअस्तित्व के साथ रहें। यही इस समस्या का समाधान है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो दोनों एक अलग अलग मुल्कों में चले जाएं और ठप जो मुल्कों का जो विभाजन हो वो भी ठीक तरह से हो। ऐसा नहीं कि वेस्ट बैंक को एक तरह से एक किनारे में डाल दिया और एक सभी के बाउंड्री साथ बना न्याय दी। हो। सभी के साथ न्याय हो, जो कि अभी हो नहीं रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.